तीन हैवीवेट सीट की, और ये तीन जो सीटें हैं वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये है गुना शिवपुरी की सीट, छिंदवाड़ा की सीट और विदिशा की सीट। तो लोकसभा चुनाव को लेकर के प्रचार जो है अब चालू हो गया है। टिकट मिलते ही उम्मीदवार वोट मांगने के लिए जनता के बीच उतर चुके हैं। वैसे तो हर बार का चुनाव अलग और दिलचस्प होता ही है, लेकिन इस बार का चुनाव कमाल का है। बीजेपी और कांग्रेस बेहद सोच समझकर अपने उम्मीदवारों का चयन उन्होंने किया है। आज हम मध्य प्रदेश की 3 सीटों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। जाहिर है ये तीनों सीटें जो हैं काफ़ी हाई प्रोफाइल हैं और इसकी खूब चर्चा हो रही है। तो आज की वो सीटें हैं, गुना है और छिंदवाड़ा है और विदिशा है। सबसे पहले बात करेंगे हम विदिशा की, जहां से बीजेपी ने पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को टिकट दिया और कांग्रेस ने प्रताप भानु शर्मा को उम्मीदवार बनाया है। तो ये देखिए दोनों के बारे में जो जानकारी है वो हमने आपको दिया है कि प्रताप भानु शर्मा भी जो है वो उनको पुराने कांग्रेसी हैं, कांग्रेस में विदिशा से जीते भी हैं 80 में और 84 में। और दूसरी तरफ जो है वो शिवराज सिंह चौहान है जो कि मुख्यमंत्री रहे हैं इतने वर्षों तक। हमारे मेहमान जो है जुड़ गए हैं। गुलरेज शेख है बीजेपी से, शहरयार खान कांग्रेस के नेता हैं, रत्नाकर त्रिपाठी जी हैं सीनियर जर्नलिस्ट हैं, और हम विदिशा से नावेद खान हमारे साथ जो है हमारे सहयोगी वो भी हैं। तो सबसे पहले हम नावेद के पास चल सकते हैं। नावेद बताइए। नावेद अभी जुड़ेंगे हमारे साथ, हमें बताया जा रहा है। तो ये जो मुकाबला जो है ये काफ़ी दिलचस्प होने वाला। गुलरेज शेख, सबसे पहले आप ही से शुरू करता हूँ, इस मुकाबले के बारे में बताएं जरा। देखिए बाबा, ऑलरेडी ये सीटें जो हैं वो भारतीय जनता पार्टी की सीटें हैं एक्सेप्ट छिंदवाड़ा। जी। और छिंदवाड़ा में भी यदि आप देखिए तो पिछली बार जब चुनाव हुआ था उस समय माननीय कमलनाथ जी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे और उनके बेटे ने उनकी जगह पर चुनाव लड़ा था। और उसमें भी उनका जीत का मार्जिन कितना था, केवल 37,000 वोट से वो जीते थे। जबकि इसके विरोध में आप इसके बरक्स आप देखें तो इंदौर की सीट हम जीते थे 5.5 लाख पे। अगर होशंगाबाद की उससे भी ज्यादा से जीते थे। उज्जैन की सीट 3.5 लाख प्लस से जीते थे। तो कुछ हजार से ही हम हारे थे और इस बार वो भी नहीं होगा, क्योंकि हमने ये भी देखा और उस क्षेत्र की आवाम ने भी बाबा एक बात देखी कि नकुलनाथ एक हाई प्रोफाइल नेता की हम पहले विदिशा की बात करते हैं। नकुलनाथ से आऊंगा। क्षेत्र में रहते हैं, अधिकांश समय वो दिल्ली में बिताते हैं। और बंटी साहू की बात करें जो हमारे पहले मैं विदिशा की बात कर रहा हूँ। गुलरेज शेख साहब पहले विदिशा से शुरू किया है, हम विदिशा की बात पहले कर लेते हैं। देखिए, जहां तक बाबा विदिशा की बात है तो कहाँ मूंछ का बाल और कहाँ पूंछ का बाल। शिवराज सिंह चौहान का जो कद है वो अपने आप में बहुत बड़ा कद है। और अगर मैं गलत नहीं हूं तो प्रताप भानु शर्मा जी ने पिछली साल ही कहा था शायद कि अब मैं जो एक्टिव राजनीति है उससे अपने आप को दूर रखूंगा। लेकिन इनके पास चूंकि कोई उम्मीदवार था नहीं लड़ने के लिए तो इन्होंने वापस से उस उम्मीदवार को उतारा जो पहले कह चुका है कि मैं अब मैं एक्टिव पॉलिटिक्स से संन्यास लूंगा या दूरी बनाए रखूंगा। उसको उतारा है, हारने के लेकिन लिए वो भी उतारा है। दो बार के सांसद रह चुके हैं वो। नहीं, वो बिल्कुल रह चुके हैं। वो 80 के दशक की बात है बाबा। लेकिन उसके बाद से आप उनकी सक्रियता देखें तो सक्रियता बहुत कम रही है उनकी। और मैं जहां तक हूँ, याद है मुझे अच्छी तरह से पिछले साल, जहां तक मैं गलत नहीं हूँ, तो पिछले वर्ष उन्होंने कहा था कि मैं अब एक्टिव राजनीति में नहीं रहूंगा। तो ऐसे व्यक्ति को लाकर उन्होंने खड़ा किया है, वो भी शिवराज सिंह चौहान के शहरयार जी, सामने। आप क्या कहेंगे? शहरयार खान साहब, आपका क्या आर्गुमेंट है? बहुत बहुत पुराने आदमी को लाए जो 80 के दशक में सांसद होते थे, 80 और 84 में। देखिए बाबा, भाजपा की परेशानी ये है कि अगर हमारे कोई मजबूत कैंडिडेट हैं तो ये इस तरह की बातें कर रहे हैं। प्रताप भानु शर्मा जी अभी हालिया विधानसभा चुनाव में हमारे विंध्य क्षेत्र में प्रभारी थे रीवा के, और वो लगातार सक्रिय रहे हैं संगठन में। संगठन के इंसान हैं, संगठन में उन्होंने बहुत अच्छे से काम किया है। और अब पार्टी ने उनको जो दायित्व दिया है विदिशा वापस जीतने का, तो निश्चित ही प्रताप भानु शर्मा हमारे वो हैवीवेट प्रत्याशी हैं जिससे कि भाजपा घबराई हुई है। शिवराज सिंह चौहान बाबा इससे पहले भी विदिशा का प्रतिनिधित्व करते रहे हैं। बाबा, मैं आपको आमंत्रित करता हूं इन तीनों सीट की जिसकी आज हम चर्चा कर रहे हैं। इत्तेफाक ऐसा है कि मैं 2020-21 में विदिशा में
जब कुछ समय के लिए प्रभारी के तौर पे भी मीडिया कोऑर्डिनेशन देख रहा था। और जो गुना लोकसभा है उसमें बमोरी है, अशोकनगर है, मुगावली है, यहाँ से मैं जुड़ा रहा हूँ, चुनाव में भी, विधानसभा चुनाव में भी। और इस क्षेत्र को अच्छे से जानता हूँ। छिंदवाड़ा की तो बात हम इसलिए नहीं करें कि शिवराज सिंह चौहान एक 18 साल के मुख्यमंत्री का बुधनी विधानसभा देख लें और दूसरा आप छिंदवाड़ा देख लें, तो इससे कंपैरिजन हो जाएगा कि कौन विकास की बात करके विकास करता है और कोई थोथी बातें करके विकास से दूर हो रहते हैं। दूर तक उनका कोई विकास से सरोकार नहीं रहता। विदिशा के हालत देख ले, लोकसभा की बात करें या बुधनी विधानसभा की बात करें, जहां से शिवराज सिंह चौहान अभी वर्तमान में विधायक हैं। तो इससे जनता को तय करने में बिल्कुल आसान है कि चलिए, किसका क्या चरित्र है और किसका काम करने का क्या तरीका सही। है। इवेंट और बड़ी बड़ी बातें करना तो अलग बात है, लेकिन धरातल पे हम क्या कह आपने रहे दिए हैं हैं कि एक दिग्विजय एक सिंह एक की आप जमानत जब्त दोनों का होने टाइम वाली आप है। अब रत्नाकर जी से बात होगी। रत्नाकर जी, आप दोनों का टाइम खत्म। अब रत्नाकर जी, सबको बोलने का मौका दीजिए प्लीज। रत्नाकर जी आप बताएं, विदिशा की चर्चा कर लेते हैं। देखिए, मनोरंजन मुझे जो लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने वहां से शिवराज सिंह चौहान को निश्चित रूप से सोचकर उम्मीदवार बनाया कि जो विदिशा सीट है लगभग वो परंपरागत सीट हो गई है भारतीय जनता पार्टी की। वहां से सुषमा स्वराज जी ने आके चुनाव लड़ा था, अटल जी ने आके चुनाव लड़ा था, सब वहां से विजयी हुए थे। और जब शुरुआत उसके इतिहास की करते तो जनसंघ के प्रत्याशी वहां जीतते थे। प्रताप बानू शर्मा जी ने निश्चित रूप से 1980 और 84 में मिथक को तोड़ा था, वह उनका जन्मदार भी रहा है। लेकिन अभी जो मुझे लगता है उनको प्रत्याशी बनाने के पीछे का जो फैक्टर मुझे समझ में आता है वो इस बात का समझ में आ रहा है कि सुरेश पचौरी जी और ये इंदौर से संजय शुक्ला जी जैसे कांग्रेस के लोगों ने जब उस पार्टी को छोड़ के बीजेपी की सदस्यता ग्रहण कर ली है, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस के पास इस बात को लेकर एक जरूरत बन जाती है कि ब्राह्मण प्रत्याशी को कहीं ना कहीं तवज्जो दे, ताकि सुरेश पचौरी जी, संजय शुक्ला जी के जाने से जो नुकसान हो उसकी भरपाई की जा सके। एक बात मैं मनोरंजन ये आपको याद दिलाना चाह रहा हूँ कि विदिशा लोकसभा सीट में जो रायसेन के जो 4 सीट आती हैं विधानसभा सीट, वहां पर ब्राह्मणों का बहुत ज्यादा वर्चस्व है, उनका वहां पर प्रभुत्व भी है। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस ने इस बात की कोशिश भी की कि ब्राह्मण मतों को भिजाने की कोशिश कर अपनी तरफ में। अब जीतेगा कौन हारेगा कौन ये बात अलग है, लेकिन ये बात एक बहुत बड़ा फैक्टर ये कि विदिशा सीट आज की डेट में भारतीय जनता पार्टी के लिए वैसे ही सीट हो गई है जिस तरीके से माना जाता है कि कोई सीट किसी के लिए परंपरागत हो जाती है, वो तो किसी पार्टी का कोई प्रत्याशी उतर जाए। जहाँ पर विदिशा सीट का अगर पिछले बार का देखेंगे, रमाकांत भार्गव वहां से जीते थे, उनके लिए कहा जा रहा था कि जीतना उनका मुश्किल है, रिकॉर्ड मतों से जीत गए थे वो तो जी, इस जगह पर बीजेपी ने बहुत सावधानी के साथ शिवराज सिंह चौहान को 2 वजहों से उतारा है। पहला तो इनको एक सुरक्षित उनका रिप्लेसमेंट हो जाए शिवराज सिंह चौहान का, उनका रिहेबिलिटेशन हो जाए पॉलिटिकली। और दूसरा यह है कि वहां से कांग्रेस को किसी भी तरीके से जीतने का अवसर ना दिया जाए, क्योंकि भाजपा इस बात तो को बहुत एक अच्छे से एक तीर से बीजेपी वहां दो शिकार कर रही है, क्योंकि अब जो है मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री जो है उनको दिल्ली शिफ्ट कर दिया जाए और वो सीट भी इसी बहाने बच जाए। दूसरी जो हमारी हैवीवेट सीट है वो गुना है। अब यहाँ पे बड़ा दिलचस्प मुकाबला है। आप ये जो तस्वीर देख रहे हैं, यहाँ पर ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं यहाँ से उम्मीदवार, 4 बार के सांसद जो यहाँ से पूरे फैमिली की सीट है। माधवराव सिंधिया भी यहाँ से सांसद रह चुके हैं, लेकिन कांग्रेस ने बहुत देर के बाद उम्मीदवार दिया है राव यादवेंद्र सिंह, और उनके बारे में कहा जाता है अशोकनगर से आते हैं और फिलहाल जिला पंचायत सदस्य हैं। 2023 में चुनाव से पहले कांग्रेस में आए थे और इनके पिता देशराज यादव बीजेपी विधायक रहे हैं। तो दोनों जो कैंडिडेट है अपना अपना पाला बदल चुके हैं, यदि इस लिहाज से देखा जाए, क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया अभी केंद्र में मंत्री हैं। और फिर से शुरू करूंगा इस बार, शहरयार खान साहब आपसे शुरू करते हैं इस बार, फिर गुलरेज साहब के पास चलेंगे। हेलो जी, देखिए बाबा, जो गुना शिवपुरी लोकसभा है वो पिछली बार सिंधिया जी कांग्रेस के प्रत्याशी के रूप में 1.25 लाख वोटों से हारे थे। और निश्चित ही ये सीट परंपरागत कांग्रेस की सीट थी, लेकिन उन्होंने 10 साल केंद्र में मंत्री रहते हुए और अपने को
बड़ा नेता बताते हुए इस सीट की उपेक्षा करिए। आज जनता जनार्दन बड़ी समझदार है, चाहे वो कांग्रेस के प्रत्याशी हो या बीजेपी के। जो उनके बीच रहेगा, वो चाहे कितना ही बड़ा नाम हो, काम नहीं करेगा तो उसको मजा चखाने में कहीं गुरेज नहीं करती। तो ये उस का परिणाम था कि सिंधिया जी वहां विचलित हुए और एक छोटे से कार्यकर्ता जो कांग्रेस के ही थे, उसको बीजेपी ने लड़ाया और उन्होंने सिंधिया जी को वहां पर चुनाव हराया। और अब जो राव यादवेंद्र सिंह है, ये हमारे प्रत्याशी हैं और इनका उस क्षेत्र में मैं समझता हूँ इनका परिवार का कांग्रेस का जो गठजोड़ समाहित होगा, तो निश्चित ही सिंधिया जी को बदकिस्मती से फिर से 2024 में हार का सामना करना पड़ेगा। कांग्रेस ये सीट जीतने जा रही है और यहाँ पर सिंधिया जी बड़े विचलित और परेशान हैं। वो कोशिश में थे कि यादवेंद्र सिंह को टिकट ना मिले कांग्रेस से, किसी अन्य कमजोर प्रत्याशी को मिले। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने बड़ी सूझबूझ से और सर्वे के आधार पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं की मांग पर ये टिकट डिसाइड करा है और आपको फिर 2019 जैसा परिणाम मिलेगा। नाम बड़ा लेकिन दर्शन छोटे, कांग्रेस चलिए के हाथ में ये जीत आने जा रही है। चलिए गुलरेज साहब, योर टर्न। देखिए बाबा, बड़ी स्पष्ट बात है कि ये सीट बेसिकली जो है सिंधिया जी को पसंद करने वाली सीट है। हाँ, पिछली बार वो हारे थे। वो क्यों हारे थे? कि कांग्रेस का एक जो बैगेज था वो उनके कंधों पे था। और ये बात हमने देखी कि जितने उपचुनाव हुए, बाद में भी जब वो बीजेपी में आए तो जनता का आशीर्वाद उनको मिला। मतलब बीजेपी प्लस सिंधिया को जो कॉम्बिनेशन है उस क्षेत्र की जनता को पसंद है। अभी ये बोल रहे थे यादवेंद्र सिंह जी के विषय में कि वो उनको इन्होंने अच्छी तरह से जजमेंट करके अपना कैंडिडेट बनाया है। तो भाई साहब, मैं ये पूछना चाहूंगा कि बड़ा नाम तो आपने दे रहे थे अरुण यादव का, लेकिन अरुण यादव क्यों छुप गए? क्योंकि वो जानते थे कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के सामने उनकी जमानत जब्त हो जाएगी। अरुण यादव जो है वो आपके पूर्व मंत्री भी रहे हैं, आपके पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भी रहे हैं, तो वो ताल ठोक रहे थे। बात तो यही हो रही थी लेकिन ना ये भी कि तो गुलरेज साहब, ये भी तो सच्चाई है कि सिंधिया परिवार ग्वालियर से गुना शिफ्ट हुआ, उसके पीछे भी हार ही एक वजह थी, या सेफ सीट होने की वजह से शिफ्ट हुआ ग्वालियर से यहाँ पे। परिवार को उधर बहुत प्यार मिलता है गुना की सीट पर। और पिछली बार जो हारे थे वो बैगेज कांग्रेस का था, वो सिंधिया जी का नहीं था। मैं तो हमेशा उस समय भी कहता था कि हीरे जैसा नेता है इनके पास, लेकिन उस हीरे की इनने कदर नहीं समझी थी और हीरो को इन्होंने फेंक दिया था। अब आप ये देखिए ना कि अरुण यादव जैसा व्यक्ति जो कि इतना बड़ा कद का इनका नेता है, वो वहां से क्यों नहीं लड़ पा रहे? इसलिए नहीं लड़ पा रहे क्योंकि सिंधिया जी की डिमांड है, वो वहां से जीत रहे। वो कांग्रेस ऐतिहासिक रूप से इस सीट को हार रही है। चलिए शहरयार जी, आपने उंगली खड़ी करी है, एक बार आप लास्ट चांस। देखिए, अरुण यादव जी के लेके गुलरेज जी को बड़ा प्यार और मोहब्बत दिख रही है। अरुण यादव जी खंडवा से बेसिकली चुनाव लड़ते थे और क्षेत्र की जनता में डिमांड थी कि वो यहाँ से लड़ें। और लेकिन जो तो खंडवा का नाम घोषित क्यों नहीं किया के आपने उनका? खंडवा नहीं, का टिकट नाम ही था कोशिश नहीं पैनल किया में आपने तो? गुलरेज जी। आप ना, अरे गुलरेज जी, आपके दर्द में समझ रहा हूँ, लेकिन जो कार्यकर्ता का मांग थी अरे भाई, वो अगर इतनी ही यादवेंद्र डिमांड सिंह थी की और आप स्थानीय खंडवा का टिकट नाम ले होना रहे हो था। तो आप सूची और में खंडवा का कांग्रेस नाम आ पार्टी जाना वो था। पार्टी है कि खंडवा अपने पर तो आप कार्यकर्ताओं अभी की विचार बात कर को रहे हो सुनती किसको है। लड़ाना है। सर्वे में भी यादवेंद्र सिंह जी का नाम क्योंकि था वहां पर जो और आदिवासी उसको ही क्षेत्र देखते है उस हुए सीट का, वो सिंधिया आपके जी विरोध को में ये खड़ा हुआ तगड़ी है। फाइट वो मिली आपकी है। तरफ देखना नहीं भाजपा चाहता है। कोशिश कर रही अरे थी भाई कि साहब, अरुण आप यादव जी आ आधिकारिक जाए तो प्रवक्ता हम है बंगाली का कांग्रेस मुद्दा पार्टी के, बनाए। क्या आप लेकिन ये वो कह इनका रहे हैं कि मुद्दा पहले ही खंडवा में कांग्रेस आप ने घोषित कर खत्म रहे कर हो? दिया, तो इसलिए ये और इतने यदि आप विचलित ये और कह रहे हो परेशान है। कि घोषित अगर नहीं किया है, ये तो आप कह अच्छा, रहे हो हो कि गया हो अरुण गया उनका तो नाम है। हो गया इतना हो गया बड़ा हो गया हो नेता गया। और गुलरेज किया सिंह है, साहब, आपके कोई शहरयार दिक्कत साहब, नहीं है। 4 रुकिए जून रुकिए तक का रुकिए इंतजार रुकिए रुकिए करें, रुकिए रुकिए, ऐसे मत 4 जून कीजिए तक इंतजार करें, इनको समझ आ जाएगा जी, कि ऐसे मत यादवेंद्र कीजिए, सिंह ऐसे ने मत, एक एक कॉन्स्टिट्यूएंसी करके एक्ट बोलिए। की बात कर अब रहे हैं आप ना, ये दोनों का टाइम हो दोनों गया खत्म हो खत्म। गए। अब रत्नाकर जी का टाइम होता है शुरू। रत्नाकर सर बताए। मैं डॉक्टर गुलेश शेख से केवल एक बात पूछना चाह रहा हूँ। आप लगातार जिक्र कर रहे हैं अरुण यादव जी का कि वो क्यों नहीं सिंधिया जी के खिलाफ चुनाव लड़ने की हिम्मत जुटा पा रहे हैं। तो मुझे आपको बहुत बेहतर ख्याल होगा इस बात का कि पिछले विधानसभा चुनाव में इन्हीं अरुण यादव ने तमाम प्रतिकूल परिस्थितियों के बावजूद बुधनी से शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ चुनाव लड़ा था। तो यहाँ वो हिम्मत हार गए न थे। होने वाली बात कहाँ से आ जाती गुलेश जी? मैं इस बात को समझ नहीं पा रहा हूँ, पहली चीज। दूसरी चीज इस बात की कि क्या पार्टी आलाकमान इस बात का डिसीजन करेगा, क्या बीजेपी में कोई कैंडिडेट डिसीजन कर लेता है कि मैं इस जगह से चुनाव लड़ूंगा, या कांग्रेस में उस तरीके की परंपरा हो जाती है? आप कहना क्या चाह रहे हैं, मैं समझ नहीं पा रहा थोड़ा सा इस बात नहीं को। नहीं, क्यों? भाई साहब, नकुल नाथ ने पहले ही कह दिया था
कि विधानसभा में कह दिया था कि छिंदवाड़ा से कौन कौन को टिकट मिलेगा, उनको टिकट मिला। अभी भी उन्होंने कह दिया था कि छिंदवाड़ा से नकुलनाथ चुनाव लड़ेंगे तो चुनाव मिला। तो कांग्रेस में और बीजेपी में फर्क है। बीजेपी में ये बात सच है कि हमारी जो केंद्र है वो ही डिसाइड करता है टिकट्स का, लेकिन कांग्रेस में तो खुद उम्मीदवार डिसाइड कर लेता है। नहीं देखिए नकुलनाथ का देखा ना हमने। ये विषयांतर हो रहा है। हम बात कर रहे हैं गुना क्षेत्र की। रत्नाकर जी, गुना पर जो टिप्पणी चाहता हूं मैं आपकी। जी जी। गुना में आप कांग्रेस, आप एक तरफ हैवीवेट कैंडिडेट है जो कि पार्टी बदली है, दूसरी तरफ भी जो कैंडिडेट वो उनके पिता भी बीजेपी में थे, अभी उनको कांग्रेस ने टिकट दिया। निश्चित रूप से वो कांग्रेस का कैंडिडेट मैं बिल्कुल नहीं कहूंगा किसी पार्टी के कैंडिडेट को कि कमजोर है या कौन ताकतवर है। लेकिन एक बात आपको समझनी पड़ेगी इस बात को मनोरंजन जी, कि गुना सीट को लेकर जो पिछले बार की बात चल रही थी कि ज्योतिरादित्य सिंधिया वहां से हार गए थे, इस बात को हमें ध्यान में रखना पड़ेगा कि उसी इलेक्शन के समय में ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को प्रियंका वाड्रा जी के साथ में उत्तर प्रदेश के आधे हिस्से का प्रभारी बना दिया गया था। उनका हो सकता है कई बार ओवर कॉन्फिडेंस हो जाता है कि भाई मैं तो यहाँ से खड़ा हूं तो मैं जीत जाऊंगा, मेरी परंपरागत सीट है, हैवीवेट कैंडिडेट हूँ वहां का। लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया को पिछले चुनाव में गुना में काम करने का समय नहीं मिल पाता, फैक्ट है इस बात का ये। और जहां तक इनकी बात है जी यादवेंद्र सिंह जी की, निश्चित रूप से एक परिवार में उनका बड़ा बैकग्राउंड, उनका एक सशक्त बैकग्राउंड से वो आते हैं। इस बार बीजेपी ने, कांग्रेस ने चाहे कि उनको खिलाफ टक्कर दे सके। देखने वाली बात सबसे बड़ी ये होगी कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जिनकी वजह से मध्य प्रदेश में 15 महीने की कमलनाथ जी की सरकार का पतन हो गया था, ज्योतिरादित्य सिंधिया जी की बगावत के बाद में फिर ये हो गया था कि बीजेपी एक बार फिर से सरकार बन गई थी, चौथे टर्म में आ गई थी। ये देखना बहुत जरूरी हो जाएगा कि लोकसभा चुनाव के समय पर ज्योतिरादित्य सिंधिया का वही जादू, वही कैरिस्मेटिक अभी बरकरार है कि नहीं। सबसे बड़ा जवाब इस बात का गुना क्षेत्र की जनता ही देगी मनोरंजन जी। बहुत अच्छा विश्लेषण है, बहुत अच्छा मजा आ गया। अब एक लास्ट की सीट बचती है, ये सीट है छिंदवाड़ा। अब कमलनाथ जी की सीट है, कमलनाथ ही जीतते आए 9 बार 10 बार, 9 बार की बात हो रही है। उसके बाद नकुलनाथ, मतलब नाथ परिवार के पास है। दूसरी तरफ विवेक कुमार जो है उनको, बंटी साहू, उनको उतारा गया है। तो अब गुल्ले साहब आप शुरू करिए इस बार। बाबा, मैं तो आपको हमेशा एक बात ही कहता हूं कि इस बार हम 29 में से 29 सीटें निश्चित रूप से जीत रहे हैं। और यदि आप ट्रैक रिकॉर्ड उठाकर देखते हैं, डाटा अपने आप में बोलता है। कांग्रेस का जो अभी प्रवक्ता बैठे हैं वो कांग्रेस के पक्ष में बोलेंगे, डेफिनेटली मैं अपने पक्ष में बोलूंगा, बीजेपी के पक्ष में बोलूंगा। लेकिन डाटा जो है ना वो तो निष्पक्ष होता है। पिछली बार कमलनाथ जी मुख्यमंत्री थे 2019 के चुनाव में, उनकी खाली की हुई सीट पर नकुलनाथ चुनाव लड़ते हैं और जीतते कितने, केवल 37,000 वोट से जीतते हैं। सबसे कम मार्जिन से यदि कोई सीट मध्य प्रदेश में जीता था तो वो नकुलनाथ जीते थे। और इसके विपरीत यदि आप देखें तो उज्जैन की सीट 3.5 लाख से हम जीते हैं, 5.5 लाख से इंदौर जीते हैं, होशंगाबाद उससे भी ज्यादा मार्जिन से जीते हैं। तो एक बहुत छोटी सी मार्जिनल मार्जिन से जीते हैं। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, ये पहली बार के महोदय बनते हैं सांसद, ज्यादातर समय इन्होंने बिताया या तो फॉरेन में बिताया है या दिल्ली में बिताया है। वहां की आवाम अपने एमपी को ढूंढ रही है और इसलिए बंटी साहू को हमने रखा है, क्योंकि बंटी साहू लोगों के बीच के कैंडिडेट है। ठीक है शहरयार जी। बाबा, मुझे नहीं मालूम कि ये इनके पास कौन सा पैमाना है जिससे कि ये पूर्व आभास इनको हो जाता है और ये दिव्य दृष्टि से 400 पार, 370 पार, 29 की 29। अगर बाबा आपके पास ऐसा कोई मैकेनिज्म है जो ये भविष्यवाणी करते हैं, हद तो जब हो जाती है कि अब नया इनका वो है कि 50% से अधिक वोट प्रतिशत भी लेंगे। 2017 को मेरे को अमित शाह जी का एक बयान याद है जिसमें उन्होंने 2019 के लिए, बाबा आप निकालवा के देख लेना लाइब्रेरी से, आपके यहाँ का होगा वो उनका बयान। उसमें उन्होंने जो बोला था कि 49% वोट मिलेंगे और 2019 में, और 300 पार। तो देखो आप, 303 सीट आई और 49.5, यानी तो इसी को तो कहते हैं बूथ वाइज कैलकुलेशन करना। तो ये ऐसा कौन सा मैकेनिज्म है ये देश जानना चाहता है, क्योंकि लोकतंत्र में जिसको अपना एक वार्ड का नहीं मालूम कि वहां पर आप दोनों छिंदवाड़ा पे डिस्कशन नहीं करना चाहते, तो इसका साफ जाहिर है कहीं ना कहीं ये लोग। शहरयार खान साहब छिंदवाड़ा पे बता दें, फिर मुझे रत्नाकर जी के पास जाना है। कमलनाथ जी वहां से लगातार 9 बार सांसद रहे, नकुलनाथ जी 10वीं बार सांसद उनके पुत्र बने, और
उन्होंने जितनी सक्रियता पिछले 5 साल में छिंदवाड़ा में दिखाई है, मध्य प्रदेश के अरे भाजपा भाई के साहब, कोई भी बात तो सांसद ये है इतने कि सक्रिय नहीं रहे। कमलनाथ, 5 नकुलनाथ लाख और 5.5 छिंदवाड़ा लाख अनाथ से जीत कर जा नहीं, रहे हैं और बिना जनता के उस सांसद का आशीर्वाद छिंदवाड़ा को अनाथ, इतना नकारा कमलनाथ, कर देते हैं कि अगले नकुलनाथ, चुनाव में छिंदवाड़ा अनाथ, ये प्रत्याशी स्थिति हो बदलने की रही थी। नौबत आ गई। इसलिए गुलरेज जी छिंदवाड़ा की बताइए ना कि आवाम अपना प्रत्याशी क्यों सांसद ढूंढ बदलती रही अगर है। इतना ही अच्छा उनका ट्रैक रिकॉर्ड था। ये जनता को मैं क्या ठगने कह का, रहा हूं, बदलाने का और कमलनाथ, चेहरा बदल के नकुलनाथ ने किया अपनी छिंदवाड़ा नाकामी को को अनाथ। छुपाने का तरीका चलिए है। चलिए 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 चलिए, आप दोनों अब रत्नाकर जी, आप आपके पास आता हूं, छिंदवाड़ा की बात करते हैं। देखिए छिंदवाड़ा में क्या होगा? मनोरंजन, जहाँ तक मेरा पॉलिटिकल एक्सपीरियंस एज ए जर्नलिस्ट, एक बात मैं तयशुदा तौर पर कह सकता हूँ कि छिंदवाड़ा को लेकर भारतीय जनता पार्टी की जो स्थिति मुझे दिख रही है, मैं नहीं कहूंगा जीत कौन रहा है हार कौन रहा है, लेकिन छिंदवाड़ा को लेकर, छिंदवाड़ा सीट को लेकर जो पिछले चुनाव में भी हुआ था, इस बात को तय माना जा रहा था कि छिंदवाड़ा सीट भी मध्य प्रदेश की 29 में से 29 सीट के रूप में भाजपा के पक्ष में आ जाएगी। लेकिन वहां एक ऐसा माना गया था कि कमजोर कैंडिडेट उतारा गया। इस बार की जो बात चल रही है, आप कह रहे थे छिंदवाड़ा सीट की आप दोनों बात नहीं करना चाह रहे, तो मुझे जो समझ में आ रहा है, जो चीजें समझ में आ रही है कि जो बीच में बात चली थी कमलनाथ जी किसी भी समय कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आ सकते हैं। कमलनाथ जी का महाकौशल क्षेत्र में छिंदवाड़ा से लेकर वहां का जो पूरा बेल्ट है उसमें असर किसी से छुपा हुआ नहीं है। उन्होंने एक बार सुंदरलाल पटवा जी के वहां पर जीत के बावजूद, जब अगला चुनाव हुआ तो जीत कर वो आए थे वहां पर, तो इन चीजों को लेकर कोई बात छुपी नहीं। लेकिन इस बात को मनोरंजन हमको देखना पड़ेगा कि इन्हीं कमलनाथ जी ने, जब उनके लिए बात चल रही थी कि किसी भी समय नाखुश होकर बीजेपी में आ सकते हैं, हालांकि आए नहीं हो, लेकिन तुरंत उसके बाद उन्होंने कहा कि छिंदवाड़ा के अलावा मैं कहीं और से चुनाव नहीं लड़ूंगा मध्य प्रदेश में। तो बात जाहिर सी बात ही, कमलनाथ जी नहीं चाह रहे थे कि उस क्षेत्र में बीजेपी को इतनी तगड़ी फाइट दे सकें वो। इसलिए मुझे लगता है कि बीजेपी छिंदवाड़ा सीट को लेकर जिस तरीके का बात कर रही बंटी साहू को लेकर, बंटी साहू ठीक है, उनका बहुत, उन्होंने अपना एक नेटवर्क स्थापित किया है वहां पर। छिंदवाड़ा को लेकर मोहन यादव ने कहा है कि गड़बड़, छिंदवाड़ा को लेकर कमलनाथ सरकार ने पूरे गड़बड़ काम किए थे, वहां पर कोई काम नहीं हुआ। लेकिन जो बीजेपी की सीरियसनेस 28 में 29 में से इस एक सीट को लेकर होनी चाहिए थी, वो मुझे लग रहा है इसलिए नहीं हो पा रही है कि कहीं ना कहीं लग रहा है कि चलो भाई अब इस जगह पर हमको अगर वॉक ओवर मिल रहा है तो ठीक है, हम दे देते हैं किसी और को, बाकी 28 सीट पर मिल रहा है। ये मेरा अपना स्पेकुलेशन है यहाँ को लेकर, सीट को लेकर। हाँ, बीजेपी अगर चाहती, बंटी साहू के होने ना होने उनकी ताकत में मुझे कोई शुभ संदेश नहीं है, लेकिन इस बात को मानता हूँ कि बीजेपी अगर चाहती, जिस हिसाब से सुंदरलाल पटवा जी के चुनाव के समय पर वहां पर संघ के एक एक व्यक्ति ने पहुंचकर काम किया था, अगर बीजेपी चाहती नकुलनाथ जी के खिलाफ किसी स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट को उतारना तो उसी स्ट्रेटेजी में काम कर सकती, तो जीत में मुझे नहीं लगता कोई संदेह होना चाहिए था। चलिए सर, अब मेरे पास माफी चाहता हूँ, फिर किसी और दिन गुल्ले साहब किसी और दिन बात करेंगे। शहरयार खान साहब आपका, रत्नाकर त्रिपाठी जी आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे पास इतना ही वक्त है आज, तो मनोरंजन भारती को इजाजत दीजिए।